क्या कभी आपके साथ या आपके बच्चे के साथ या आपके किसी दोस्त या जान पहचान वाले के साथ कभी ऐसा हुआ है कि उसे किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता था, लेकिन जब उसने अपने शब्दों में आंसर बनाया तो टीचर ने मार्क्स काट लिए, सिर्फ यह कहकर कि टेंस की गलती हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्सर टेंस की गलती सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि बच्चे को या कैंडिडेट को वर्ब्स की अच्छी नॉलेज नहीं होती, या सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज नहीं होती, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अच्छी नॉलेज नहीं होती है। टेंस केवल टेंस के स्ट्रक्चर से नहीं होता है। टेंस बेस है, उसका बेस है वर्ब, उसका बेस है नाउन, उसका बेस है प्रोनाउन, और उसका बेस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, टेंस की गलतियां होती रहेंगी। और अगर आप फालतू की मीम्स नहीं देखना चाहते हैं और वर्ब्स को क्लियरली पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल, आपके अपने चैनल इंग्लिश विद धवल गावरी में। शुरुआत करूंगा मैं वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब्स, जैसा कि हम सुनते आए हुए हैं कि जब भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें यह सुनने को मिलता है एक्शन और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। लेकिन इनका फंक्शन सिर्फ एक्शन या डूइंग वर्ड्स से नहीं होता है, बल्कि इनका फंक्शन उससे कहीं आगे होता है। आइए जानते हैं। इसका काम होता है, वर्ब्स का काम होता है, दे ऑल्सो टेल अस वॉट और हाउ द सब्जेक्ट इज, वॉज और विल बी। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी स्टेट और उसकी कंडीशन को बताता है कि वो कैसा है, कैसा था या कैसा होगा, या वो क्या था, क्या है या क्या होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमें यह भी बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, क्या था या क्या होगा। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ काम नहीं, सब्जेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट की उपलब्धियां, ये सब हमें कैसे पता लगती हैं? ये सब हमें वर्ब से पता लगती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि वर्ब का काम सिर्फ एक्शन शो करना नहीं होता है, बल्कि ये भी बताना कि सामने वाला क्या है या क्या था या क्या होगा। तो उसके टेंस को कौन स्पेसिफाई करता है? वर्ब स्पेसिफाई करता है। वर्ब देखते हैं एक्शन के बेसिस पर। दो एग्जांपल्स दिए हुए, नील गोस टू स्कूल, यहाँ पे गोस वर्ब है हमारा, दे आर अराइविंग टू नाइट, ये हमारा आर अराइविंग भी वर्ब है। ये दो एक्शन ऐसे वर्ब्स हैं जो एक्शन शो कर रहे हैं, यानी कि क्या काम हो रहा है, वर्क को शो कर रहे हैं। लेकिन दूसरे कैटेगरी में दो एग्जांपल्स दिए हुए, दे आर गुड फ्रेंड्स, ही इज़ अनवेल, दोनों की स्टेट या कंडीशन या फिर उसकी पोजीशन बताई गई है, और इसकी पोजीशन एक की प्रेजेंट में है, दोनों की प्रेजेंट में इनफेक्ट दी हुई है यहाँ पे आर और इससे, लेकिन एक प्लूरल के लिए है, एक सिंगुलर के लिए है। ठीक है, तीसरे कैटेगरी में देखिए हमारे पास फिर दो एग्जांपल्स दिए हैं, माई अंकल हैज़ अ ब्लू कार, ही हैड अ बाइक बिफोर ही परचेज द कार। तो एक में उसकी पोजीशन बताई गई है प्रेजेंट में, और एक की पोजीशन बताई गई है उसके पास से रिलेशन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच या हर एक व्यक्ति या हर एक काइंड को क्लासिफाई करने का कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे कि हम आपकी बात करें तो हम आपको कई वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो मेल या फीमेल में से कुछ आएगा। अगर हम आपको आपके एथनिसिटी या ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे तो आप इंडियन, चाइनीज़, अमेरिकन, अफ्रीकन, इनमें से कुछ होंगे। आपके रिलीजन के बेसिस पर तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन कुछ भी हो सकते हैं आप। अगर आपके ऑक्यूपेशन या वोकेशन के बेसिस पर तो या तो आप टीचर होंगे या फिर एम्प्लॉय होंगे, या फिर आप किसी कॉरपोरेट में कोई बिजनेसमैन होंगे, या आप कोई स्टूडेंट हैं, या मान लीजिए अनएम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई एक कैटेगरी। तो ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पर हो गया। इसी तरीके से वर्ब को हम चार तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, उनके काम के बेसिस पर, यानी कि बेस्ड ऑन रोल, यानी कि उनका काम क्या है एक्चुअल में, उनका फंक्शन क्या है, वो करते क्या है। दूसरा, वो फॉर्म, यानी कि वो किस रूप में पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि वर्ब वर्ब के रूप में ही पाया जाए, कभी कभी वर्ब अपने रोल से बाहर निकल जाता है और वो क्या बन जाता है, वो नाउन या एडजेक्टिव बन जाता है। वो हम आपको जब हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि फॉर्म के बेसिस पर पढ़ाएंगे, तो हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम आपको रोल के बेसिस पर पढ़ाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं ना, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो आपने पढ़े हुए होंगे ऑलरेडी। लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं, ये आपको एक्टिव और पैसिव बनाने में मदद करते हैं। फॉर्म के बेसिस पर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होते हैं, जो आपको क्लॉसेस
या फिर सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में भी हेल्प करेंगे। याद रखिए, हर एक क्लासिफिकेशन का एक स्पेशल पर्पस है। सेंस के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो कंप्लीट प्रेडिकेशन या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के ऊपर आता है, यानी कि उसका सेंस कंप्लीट दे रहा है, यानी कि उसको कोई और वर्ड की नीड तो नहीं पड़ रही उसका प्रेडिकेट कंप्लीट करने के लिए। अगर नहीं पड़ रही है तो कंप्लीट प्रेडिकेशन है। अगर कंप्लीट करने के लिए नीड पड़ रही किसी वर्ड की, कुछ जैसे मान लीजिए ही सिंग्स, अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ही सिंग्स में सफिशिएंट है। ही बिकेम वो क्या बन गया हमें नहीं समझ में आ रहा है। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर हमें लिंकिंग वर्ब्स नहीं पता चल रहा है, हमने लिंकिंग वर्ब्स भी कहीं पढ़ा हुआ था। कहाँ पढ़ा था वो बात की बात है, पर कैसे पढ़ा था वो भी अलग बात है। अभी हम आपको फिलहाल रोल के बेसिस पर ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ाएंगे। देखिए, सीक्वेंस हमेशा सेम रखिएगा, सीक्वेंस पे गलती कभी मत करिएगा आप। यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे समझिए आप कि हर सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर मेन वर्ब आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? ये आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। जबकि मेन वर्ब का, लेक्सिकल वर्ब का काम क्या होता है? वो बताता है एक्ट, यानी कि वर्क, यानी कि प्रोसेस क्या है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस स्पेसिफाई करना। मेन वर्ब यानी कि लेक्सिकल वर्ब, जैसा कि लेक्सिकल का मतलब भी जो होता है वो होता है कि उसका मीनिंग कंप्लीट निकल रहा हो। तो वो एक्शन वर्ड से हमारा मीनिंग कंप्लीट निकल के आ जाता है, तो हमें उसमें नीड नहीं पड़ती किसी और वर्ड की। तो वो लेक्सिकल वर्ब्स हो गए। लेकिन टेंस जानना है तो हमें उसके लिए हेल्पिंग वर्ब पाना बहुत ज़रूरी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि मेन वर्ब आपका सारे सेंटेंसेस में हो। याद रखिएगा, मेन वर्ब कभी कभी नहीं होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपका सारे सेंटेंसेस में होता है। अब आप बोलेंगे ही गोज में तो हेल्पिंग वर्ब कोई होता नहीं है। बिल्कुल होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब वर्ब के साथ अटैच हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक्चुअली 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू, डज, डिड। कहाँ होते हैं ये हम आपको अभी बता रहे हैं इस स्लाइड के थ्रू। हेल्पिंग यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, देखिए मैंने कहा ना हेल्पिंग वर्ब पहले आता है फिर मेन वर्ब आता है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब देखिए 3 फैमिली है यहाँ पर। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में 3 फैमिली है, डू, बी, हैव। इसी के बेसिस पर हमने देखिए एक यहाँ पे टिप बनाई हुई है, डू सिंपल थिंग्स बट बी कंटिन्यूअस एंड हैव अ परफेक्ट लाइफ। देखिए ये टेंस का चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस वर्ब में मैं काफ़ी कुछ टेंस से रिलेट कर दे रहा हूँ, तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको इश्यू नहीं आएंगे। डू सिंपल थिंग्स का मतलब हो गया कि डू जो होता है, ये डू फैमिली का जो भी मेंबर होगा ये सिंपल टेंस में आएगा। बी कॉन्टिन्यूअस, देखिए सक्सेस मंत्रा है। सक्सेस, किसी ने पूछा मुझसे कि सर सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने कहा डू सिंपल थिंग्स। लेकिन बी कॉन्टिन्यूअस, कुछ सिंपल काम करते रहो लेकिन कॉन्टिन्यूअस करते रहो, रुकना नहीं है। एंड हैव अ परफेक्ट लाइफ, तब आपकी लाइफ परफेक्ट बनेगी। ठीक, ये सक्सेस मंत्र हमने उसको बता दिया। अब यही सक्सेस मंत्र आपको अपने पास रखना है, डू सिंपल, बी कॉन्टिन्यूअस, हैव परफेक्ट। यानी कि डू जो कैटेगरी है वो सिंपल टेंस में आएगी, बी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगी, और हैव जो होता है हमारा परफेक्ट टेंस में आएगा। याद रखिएगा, लेकिन ये तब आएगा जब उसके साथ मेन वर्ब भी लगा होगा। क्या लगा होगा? मेन वर्ब भी होगा। अगर मेन वर्ब नहीं है तो डू भी सिंपल टेंस में हो सकता है, बी भी सिंपल टेंस में हो सकता है, और हैव भी सिंपल टेंस में हो सकता है। याद रखिएगा, अगर मेन वर्ब होगा तो ही ये कैटेगरी मानी जाएगी, डू सिंपल, बी कॉन्टिन्यूअस, हैव परफेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। डू के प्रेजेंट मेंबर है डू डस, पास्ट मेंबर है उसका डिड, फ्यूचर मेंबर बहुत आसान है, विल डू। यानी कि अगर सिंपल प्रेजेंट हमें लिखना है तो डू या डज में से कुछ लेंगे, सिंपल पास्ट लिखना है तो डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे ये हम बता रहे हैं आपको, और फ्यूचर लिखना है तो विल और डू लिखेंगे हम। ठीक, बी लिखना है यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए इज एम आर लगाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए वाज विल लगाएंगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए विल भी लगाएंगे। अब ये हैव जो होता है परफेक्ट टेंस में लगता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है, पास्ट में हैड लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगेगा। ये तो बात करी हमने हेल्पिंग वर्ब की, अभी मेन वर्ब की हमने बात करी नहीं है। मेन वर्ब में कौन से में क्या लगता है वो भी आप जान लेते हैं।
मेन वर्ब में देखिए मैंने लिखा हुआ है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वॉक ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप वर्ब मानिए, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं हम, ठीक है, इसको बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। वॉक लिख गया है वो गलती से इस स्लाइड में, ये फर्स्ट फॉर्म है, एस और एस फॉर्म है। अगर ये बिना हेल्पिंग वर्ब के ये दोनों चीज़ें आती हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, याद रखिएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में है। अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के ये आता है वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है तो याद रखिएगा सिंपल पास्ट है। वर्ब सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह लगता है, सिंपल पास्ट में। अब आप बोलेंगे कि इसके पहले आपने तो कहा था हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड लगेगा ना, वो एक्चुअली क्या होता है, डू डज और डिड ये तीन ऐसे मेंबर होते हैं हेल्पिंग वर्ब के जो वर्ब के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर डज वर्ब के साथ अटैच होता है तो देखिए एस और एस लग जाता है, और डिड अगर वर्ब के साथ एस और अटैच होता है तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लेता है, ठीक है। और डू अगर वर्ब के साथ रहता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखता है। ये हम जब टेंस पढ़ाएंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी। फिलहाल आप ये इनकी वर्ब फॉर्म जान लीजिए, ये कौन से वर्ब फॉर्म्स हैं। ये आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ब, वर्ब की एस, वर्ब की आईएनजी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म पहले देखते हैं हम लोग। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड है, थर्ड फॉर्म प्लेड है। वॉक, टॉक का टॉक्ड है, टॉक्ड। ऐसे ही देखिए सब में ईडी ईडी लगा हुआ है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। इनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स। क्यों, क्योंकि इसमें ईडी की फॉर्म। जनरली आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए किसी भी वर्ब को, उसकी बोलिए पास्ट बनाओ तो बेटा वो क्या बनाएगा पता है आपको, ईडी लगा देगा वो। अगर उसके नॉलेज अच्छी नहीं है तो वो ईडी लगा लेता है, क्योंकि शुरू से हम लोगों ने ईडी ही पढ़ा हुआ है। ज़्यादातर हम लोग को पास्ट में ईडी मिलता है, ठीक है। जैसे किसी एक बच्चे ने भी रिसेंटली मुझे बताया ही टीच्ड, ही कटेड, ही पुटेड, नहीं ये गलत होती हैं। तो हर जगह ईडी नहीं काम करता है। क्यों, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनमें तीनों फॉर्म्स अलग लिखी होती हैं। देखिए बिगेन, बिगैन, बिगन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चोज, चोजन, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। इसी तरीके से कुछ इनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स, क्योंकि इनमें तीनों में चेंज हो रही है। अब देखिए यहाँ पे सिंक, सैंक, संकन लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल को, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। याद रखिएगा ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर बिना किसी हेल्पिंग वर्ब, उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो समझ जाइएगा कि उसकी फॉर्म फाइनाइट फॉर्म नहीं है, वो नॉन फाइनाइट फॉर्म है। तो ऐसे कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं जो अगर नॉन फाइनाइट फॉर्म में होगा तो उसका एक नया वर्ड होगा। जैसे सिंक का संक, संकन है, तो अगर वर्ब के रूप में लेके चलेंगे तो संक होगा, लेकिन अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में लेके चलेंगे तो संकन हो जाएगा। जब ये नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा तब आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को ऐसा सिंपल तरीके से समझ लीजिए, जब वर्ब का रोल वर्ब के रूप में होता है तो फाइनाइट वर्ब, लेकिन वर्ब का रोल वर्ब के रूप में नहीं, वो उस बाउंड्री को लांघ जाते हैं, वो एडजेक्टिव या नाउन बन जाते हैं। अगर एडजेक्टिव होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में से कुछ भी ले सकता है, नाउन होगा तो सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल लेता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाते हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम लिखी हुई है, इनको भी अच्छे से देखिए। अब देखिए लास्ट में रीड के देखिए एस्टिक लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखी भले ही सेम स्पेलिंग से है बट प्रोनाउंसिएशन उसका डिफरेंट है। कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन है आइए देखते हैं। रीड, रेड, रेड, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो क्विट का भी मैंने कहीं किसी बच्चे से मैंने सुना था क्विटेड, नहीं ऐसा नहीं होता। क्विट का क्विट क्विट ही होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ये गलतियाँ आप लोग मत करिएगा, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इसी के साथ हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। धीरे धीरे हम सारे वर्ब्स लेके चलेंगे और फिर टेंस के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, मन लगाइए, क्योंकि मीम्स तो रोज़ बनते रहेंगे। अभी रिसेंटली जैसे मीम बना हुआ है मोदी जी और मेलोनी जी इक्वल टू मेलोडी जी, तो ये मीम्स के चक्कर मत पड़िए, इन सबको दरकिनार करिए। यूएस और ईरान युद्ध में जो होना है वो सो होगा, आप उसको वैसे भी सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप।